हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूं मैं वन शॉट वीडियोस में। चारों की चारों वीडियोस आ चुकी हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स यूनिट के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम स्ट्रेटजी और पेपर पैटर्न, एक्चुअली कि कैसा पेपर आता है, कितने मार्क्स का, कितने टॉपिक्स आ रहे हैं और कैसे तैयारी करनी है। सही है। सो इट विल बी पेपर एनालिसिस एंड एग्जाम स्ट्रेटजी वीडियो। तो अगर तुम लोग देख रहे हो और अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और दूसरे लोगों को भी करवा दो। कम से कम एक एक आदमी एक एक सब्सक्राइबर लाए तो डबल हो जाएंगे। चलो खैर कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अच्छा लगे तो सही, वरना कोई बात नहीं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम का एनालिसिस और कैसे तैयारी करनी है। कोशिश करेंगे जल्दी से निपटा लें क्योंकि टाइम तुम लोग के पास भी बहुत कम है और मेरे पास तो हमेशा ही कम रहता है। खैर बहरहाल, तो ये है हमारा फर्स्ट यूनिट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, कि अभी तक जितने पेपर्स आए उसमें नॉर्मल हमारा यही पैटर्न फॉलो होता है, 468 और 368 का। ठीक है? हर यूनिट में से जो पहला क्वेश्चन होता है वो 4 या 3 मार्क्स का होता है, दूसरा 6 का होता है, थर्ड हमारा 8 का होता है। तो एक पूरा पिछले 3 पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आया कि इस टाइप का कुछ हमारा पैटर्न रहता है। तो जो शुरुआत जैसे थर्ड यूनिट है हमारे पास, उसमें फर्स्ट जो है या तो डेफिनेशन होती है या कोई न्यूमेरिकल होता है बहुत छोटा सा, जैसे कि डायरेक्टली इंपिडेंस दिया और उसका पावर फैक्टर कैलकुलेट करवा लिया। तो एक 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 फॉर्मूले के वो आंसर हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले। तो उस टाइप के या तो न्यूमेरिकल आ जाते हैं, सिंपल डेफिनेशन आती है कोई भी। ठीक है, डेफिनेशन कौन सी आती है वो भी हम बात करेंगे, कौन कौन सी यूनिट में किस किस कौन कौन सी डेफिनेशन आ सकती है। उसके अलावा फिर डेरिवेशन है, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें अक्सर करके डेरिवेशन ही आते हैं ज्यादातर। कभी क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो नॉर्मली 8 मार्क्स का आता है क्योंकि बड़े न्यूमेरिकल जनरली आते हैं पेपर में। लेकिन 6 मार्क्स में या तो कोई छोटा न्यूमेरिकल होगा, जैसे इस वाले पोर्शन में हमारे पास अगर इस वाले उसको देखें जो और करके आता है, वो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो होता है, तो उसमें या तो कोई सिंपल सा न्यूमेरिकल होगा जो थोड़ा सा एक डेढ़ पेज में जाए, या फिर उसमें भी कोई डिराइव करा देते हैं। अक्सर करके इन क्वेश्चंस में डेरिवेशन ही आते हैं। ठीक है, अलग अलग यूनिट में अलग अलग टाइप के डेरिवेशन है। जो हमारी फोर्थ यूनिट है, सॉरी हाँ, जो हमारी फोर्थ यूनिट है उसमें थ्योरी पोर्शन अच्छा खासा है। तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं अच्छे खासे। तो उसमें नॉर्मल 3 में सिंपल सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। उसके अलावा फिर जो है इसमें 6 में डेरिवेशन वगैरह आते हैं। तो यही लगभग पूरा का पूरा पैटर्न रहता है हर क्वेश्चन का, कि जो फर्स्ट है उसमें डेफिनेशन या कोई थ्योरी या कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा। जनरली इनमें तो कोई न्यूमेरिकल है भी नहीं। ठीक है, तो और उसके बाद जो 6 होगा वो उसमें अच्छा खासा मतलब डेरिवेशन वगैरह कोई पूछ लेते हैं, जिसको डिराइव कर लेते हैं एक डेढ़ पेज का, या फिर जो है वो कोई न्यूमेरिकल होता है वो भी उसी साइज का होता है। 8 उसमें या तो कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन पूछा जाएगा या फिर जनरली इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, बड़ा न्यूमेरिकल्स हैं सारे हर यूनिट में, तो वो न्यूमेरिकल आता है आधे मार्क्स का नंबर, क्योंकि टोटल 15 मार्क्स ही हो रहे हैं ना, 6 8 10 और 8 18। तो 18 में से 8 मार्क्स का सिर्फ न्यूमेरिकल आ रहा है, यहाँ पे 17 में से 8 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है बड़ा, जिसको सॉल्व करने पे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहेगा एग्जाम का। अब देखें कि हर हर यूनिट में से क्या क्या रहा है। जैसे हमारी यूनिट 3 है, यूनिट 3 में हमारे पास सिंगल फेज एसी के सारे फंडामेंटल्स है। ठीक है, उसमें हमारे पास आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। और शुरुआत में प्योरली इंडक्टिव, प्योरली रेजिस्टिव और प्योरली कैपेसिटिव वाला है। ठीक है, तो ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, इसका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें डेफिनेशंस वगैरह आती है। तो वो डेफिनेशन किस किस चीज की आती है, वो आएंगे हमारे पास नॉर्मली पावर से रिलेटेड। एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, अपरेंट पावर क्या होती है, या रेजोनेंस का पूछ लेगा, रेजोनेंस की डेफिनेशन आ जाती है। ये आई हुई है चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंची है। इसके अलावा फिर पावर ट्राइंगल से बहुत आते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें अगर देखें तो देखो ये नवंबर 2022 लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था, उसमें एक पावर फैक्टर की डेफिनेशन उसने पूछी थी और सेकंड में उसने पावर का डेरिवेशन करा लिया था एक नॉर्मल सर्किट के लिए, शायद प्योरली रेजिस्टिव के लिए था। हाँ, तो वो बहुत सिंपल सा है, उसमें आई आई जाती है, आई और वी दोनों सेम ही रहते हैं, बस उसका वेव फॉर्म बना देनी थी वहां पर। सही है। इसके अलावा फिर इसमें आरसी सर्किट का इन्होंने डेरिवेशन किया है। ठीक है, आरसी सर्किट से यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया, आरसी सर्किट से यहाँ पे डेरिवेशन आ गया। उसके अलावा फिर न्यूमेरिकल ऑन आरएल सर्किट था यहाँ पे, और यहाँ पे भी आरएल सर्किट का ही न्यूमेरिकल था। दोनों पोर्शन में आरसी सर्किट का भी पोर्शन था दोनों क्वेश्चन में, और आरएल सर्किट का भी था। लेकिन अगर आप आगे देखें, जैसे और जो पिछले क्वेश्चन थे, इसमें एडमिटेंस ट्रायंगल है पूछा है इसने, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में से क्वेश्चन आया था और आरएलसी सर्किट में से आया था। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें ये कि आरएलसी सर्किट को कंप्लीट, मतलब आरएल और आरसी देखो दोनों लगभग सेम ही सेम है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंस है दोनों में। अगर आपने आरएल और आरसी सर्किट दोनों कर लिए तो आरएल से आपको अपने आप आ जाएगा। उसमें तो हमारे पास 3 ही कंडीशन होती है, तो प्योरली रेजिस्टिव की तरह वर्क करेगा, या एक्सएल विल बी ग्रेटर देन एक्सी तो प्योरली इंडक्टिव की तरह वर्क करेगा, और एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल तो प्योरली कैपेसिटिव की तरह वर्क करेगा। तो सॉरी, प्योरली कैपेसिटिव
आरएल और आरसी की तरह वर्क करता है। जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी तो आरएल की तरह वर्क करेगा, व्हेन एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल देन आरसी की तरह वर्क करेगा। तो एक अगर आपने आरसी और आरएल कंप्लीटली सही से समझ लिया है तो आरएलसी में कोई वैसे भी दिक्कत नहीं होगी। और इसका आ जाता है न्यूमेरिकल, जैसे यहाँ पे इसने 8 मार्क्स में, बहुत जगह 8 मार्क्स के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है। यहाँ पे जैसे न्यूमेरिकल आरएल सर्किट पे इसने न्यूमेरिकल पूछा है, बहुत आसान था ये भी। यहाँ पे इसमें आरएलसी सर्किट पे न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसके बाद फिर से आरएल सर्किट पे न्यूमेरिकल। तो आरएल सर्किट का पोर्शन मैं देख रहा हूँ अक्सर ज्यादा ही रहता है। देखो यहाँ पे भी 8 मार्क्स का इसने आरएल सर्किट यहाँ डायरेक्टली पूछा है, यहाँ पे भी आरएल सर्किट का डायरेक्टली 8 मार्क्स का आ जाता है इसमें से। इसके अलावा यहाँ पे भी देखो आरएल सर्किट जो है वो भी डायरेक्टली 8 मार्क्स का पूरा न्यूमेरिकल आया है, क्योंकि ये फर्स्ट टॉपिक यही होता है आरएल आरसी में, सब फर्स्ट जो है वो आरएल होता है। तो आरएल बहुत आता है। देखो ये भी आरएल सर्किट का यहाँ पे डेरिवेशन से पूछा है 8 मार्क्स में, ठीक है। इसमें फिर यहाँ पे भी आरएल सर्किट का डेरिवेशन इसने 6 मार्क्स में पूछा है, और फिर आरएल सर्किट का ही न्यूमेरिकल करा लिया। समझ लो आरएल सर्किट में से ही सिर्फ कितना टोटल 6 और 8 14 मार्क्स का, 17 में से 14 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ आरएल सर्किट में से आया है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो पढ़ने की है यूनिट 3 में वो आरएल सर्किट है, उसको तो पक्का पूरा का पूरा तैयार करके जाओ, सही है। उसके अलावा फिर इसमें क्या प्योरली इंडक्टिव सर्किट से मतलब वो आ गया था डेफिनेशन कि एक्सप्लेन प्योरली इंडक्टिव सर्किट तो क्या होता है, बस डायग्राम वायग्राम बना के उसका बना देना था। इसमें पावर ट्राइंगल पूछ लिया, ठीक है। पावर ट्राइंगल ड्रॉ, अगर सिर्फ पावर ट्राइंगल पूछता है तो आप कोई भी पावर ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, आरएल का भी और आरसी का भी, दोनों ड्रॉ कर दें, सही है। ये पावर ट्राइंगल हमारे पास होता है ना, आरएल वाले में ऊपर की तरफ होता है, आरसी वाले में नीचे की तरफ होता है। तो अगर सिर्फ पावर ट्राइंगल पूछ रहा है तो आप इसको बताइए कि जो पावर होती है हमारी एपरेंट पावर, वो रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर का सम होती है, वेक्टर सम होती है, और उसका ट्राइंगल बनता है। अगर आरएल है तो ऐसा बनेगा, आरसी है तो ऐसा बनेगा, सही है ना। और तो ये हमारी पूरी थर्ड यूनिट हो गई, जिसमें हमारे पास पावर फैक्टर, आरएल सर्किट और आरसी सर्किट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं कहीं पे आरएलसी का आ गया, ठीक है, वरना नॉर्मली ऐसा आता नहीं है। इसके अलावा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक जगह डेरिवेशन है, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो आप लोग को पता ही है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी है, बस दोनों की वैल्यू रखनी। सबसे इजी डेरिवेशन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ही है पूरी यूनिट के अंदर, है ना। एक्सएल की वैल्यू आपको याद है, एक्सएल क्या होता है 2πfl, एक्सी क्या होता है 1/2πfc, बस दोनों को इक्वल करना है, वहां से जो एफ निकल के एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एफ आर है हमारा, जब दोनों इक्वल होंगे तो सही है ना। तो एक आध बार, लेकिन रेजोनेंस जो है ना वो डेफिनेशन में अच्छी खासी पूछ लेता है। रेजोनेंस जो है वो व्हाट इज रेजोनेंस, तो ये 3 और 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें रेजोनेंस अक्सर बार पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। तो समझ में आया क्या क्या करना है हम लोगों को इसमें। सबसे पहले क्या तैयार करना है, आरएल सर्किट, उसके बाद रेजोनेंस और पावर वाला जो फॉर्म, पावर के एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, ये सब हमें पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, ये सब प्रिपेयर कर लो, ठीक है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। देखो ये 4 मार्क्स जो है ये तो सबके आने ही आने चाहिए, इसमें किसी का भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो तुम एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी यार ऐसी, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं किस किस के ऊपर डेफिनेशन आती है, सही है। तो वो कम से कम पढ़ के जाना। ये 4 मार्क्स तो किसी के भी 1 मार्क भी नहीं कटना चाहिए इसमें, समझ लो। उसके बाद ये डेरिवेशन है, जो भी डेरिवेशन न्यूमेरिकल आएगा ये भी बहुत इजी वाला रहता है। देखो इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के डेरिवेशन में कितना है, 4-5 लाइन का सारा है। प्योरली रेजिस्टिव का इसने पूछा है, प्योरली रेजिस्टिव में कुछ करना ही नहीं है, दोनों के दोनों वेक्टर सेम होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इसने डेरिवेशन करा लिया है। फिर यहाँ पे आरएल सर्किट का आ गया, तो आरएल तो हम कह ही रहे हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ के जाना ही जाना है, सही है। तो इस तरह से आरएल सर्किट, रेजोनेंस और पावर पहले पढ़ लो, फिर आरसी और आरएलसी सर्किट को देख लो, ठीक है। चलो इसके बाद आता है हमारे पास यूनिट 4। यूनिट 4 में हमारे पास 3 फेज और ट्रांसफॉर्मर, दो चीजें हमारे पास। तो इसका पेपर पैटर्न भी ऐसा ही रहता है, ठीक है। यहाँ जो ये थ्योरी पार्ट है इसका 3 मार्क्स का, इसमें नॉर्मल डेरिवेशन पूछ लेगा। तो या तो 3 फेज से डेरिवेशन नहीं, सॉरी डेफिनेशन। तो अगर 3 फेज से आ रहा है तो क्या पूछेगा, फेज सीक्वेंस पूछ लेगा, या फिर उसमें नेटवर्क्स था, है ना, नहीं सॉरी नेटवर्क नहीं, लोड होते हैं, बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड क्या होता है ना। या फिर अगर ट्रांसफॉर्मर से पूछता है, और हाँ सबसे बड़ी चीज एडवांटेज ऑफ 3 फेजेस, ये भी बहुत आते हैं कि डेफिनेशन में, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ 3 फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम, सही है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है 3 फेज की। ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन क्या है कि भाई लेमिनेशन कैसी होती है, लेमिनेशन क्या होती है, क्यों हम यूज करते हैं लेमिनेशन कोड को बनाने के लिए, है ना। लॉसेस क्या होते हैं इसके, है ना, ट्रांसफॉर्मर के लॉस जो होते हैं वो आ जाता है जनरली डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें। दो टाइप के लॉस होते हैं, आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है। कॉपर हमारा वाइंडिंग में होता है, आयरन हमारा कोर में होता है ना। बाकी वन शॉट में तो पूरा डिस्कस किया ही है। तो उसके अलावा फिर अगर यहाँ देखें तो इसमें 3 फेज के बेसिक्स से आए हैं, यहाँ पे भी 3 फेज के बेसिक्स है, 3 फेज के बेसिक्स डेफिनेशन तीनों के तीनों इसमें 3 फेज की बेसिक डेफिनेशन पूछी। यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफॉर्मर बेसिक से पूछी तीनों डेफिनेशन, सही है। तो अगर आप देखो इसमें इन्होंने पैटर्न वही रखा है, इस वाले पोर्शन में हमारा 2 क्वेश्चन 3 फेज के, 1 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर का है, सही।
इस वाले पोर्शन में 2 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर के, 1 क्वेश्चन 3 फेज का, सही। लेकिन मार्क्स लगभग दोनों के आधे आधे। और मेरी राय है, बाकी जिसको जो अच्छा लगता हो वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि 3 फेज को अच्छे से तैयार करे एनालिटिकली, उसमें उसका डेरिवेशन है, उसकी डेफिनेशन है, और ट्रांसफॉर्मर के एटलीस्ट न्यूमेरिकल तैयार कर ले, सही है। क्योंकि न्यूमेरिकल जो है ट्रांसफॉर्मर का बहुत आसानी से हो जाएगा, और न्यूमेरिकल जनरली आता है, देखो कहाँ है इसमें यहाँ पर जो है ये, इसमें 3 फेज के नॉर्मल हुआ है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस पूछ लिए इसने, बहुत आसान है ट्रांसफॉर्मर लॉसेस। उसके बाद 3 फेज के ऊपर न्यूमेरिकल आया है इसमें, आईएल और आईवी फाइंड आउट, आईएल और वीएल फाइंड आउट करना होगा उसमें। इसके अलावा इसमें ट्रांसफॉर्मर की बेसिक है, ईएमएफ इक्वेशन है, ये एक सिंगल डेरिवेशन है ट्रांसफॉर्मर के पोर्शन में, ईएमएफ इक्वेशन का। तो ये चाहे इसको तुम लोग अगर कर सको 4-5 मेरे ख्याल से 6-7 लाइन का सारा डेरिवेशन है, इजीली याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें फिर 3 फेज का डेरिवेशन आ गया उसमें, तो यहाँ देखो 3 फेज बहुत आ रहा है, 3 फेज यहाँ भी 2 क्वेश्चन है 3 फेज के, और यहाँ पे 3 फेज का एक पूरा 8 मार्क्स का डेरिवेशन आ रहा है, समझो। और इसके अलावा लेकिन यहाँ पे फिर 7 मार्क्स का ये भी है, ट्रांसफॉर्मर भी है हमारे पास 9 मार्क्स का, ठीक है। इसमें अगर हम देखें 3 फेज का बेसिक, 3 फेज का डेरिवेशन, ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सही है कि 3 फेज के आपने एनालिटिक्स पूरे कर ली, डेरिवेशन कर दिया, और न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल बहुत जल्दी हो जाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी मैं बता दूंगा कितना कैसे लिखना है, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है कल शायद वो आ जाएगा, तो उसको भी देख लेना अच्छे से। उसमें जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सब लाइव सॉल्व कर लेंगे, या तो मैं रिकॉर्ड करूंगा या फिर मैं लाइव सेशन ले लूंगा, जैसे भी होगा, ठीक है। उसके अलावा फिर ईएमएफ इक्वेशन है, 3 फेज के न्यूमेरिकल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसमें उन्होंने वैल्यूज दे दूंगी, 3 फेज का न्यूमेरिकल हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 फेज बेसिक्स, ट्रांसफॉर्मर और 3 फेज के न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे सिर्फ 3 फेज में से देख लो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 11 मार्क्स का, 3 मार्क्स का ये और 8 मार्क्स का ये। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ट्रांसफॉर्मर का बेसिक, ट्रांसफॉर्मर का ये, लेकिन 3 फेज का डेरिवेशन, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के 11 मार्क्स नहीं बैठे, ट्रांसफॉर्मर के कहीं पे भी ज्यादा मार्क्स नहीं, ठीक है। मतलब ट्रांसफॉर्मर का अगर मैक्सिमम आएगा तो 8 मार्क्स का आ जाएगा या 9 मार्क्स का आ जाएगा, लेकिन 3 फेज का कभी कभी 11 मार्क्स का भी आया हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 फेज का अपना अगर जो स्ट्रॉन्ग हो सके तो कोशिश ये करो 3 फेज स्ट्रॉन्ग रहे। उसमें वही है कि एक तो डेरिवेशन है, स्टार सर्किट में IL इक्वल्स टू IPH होता है और VL इक्वल्स टू √3 VPH होता है, ये डेरिवेशन हमें फाइंड आउट करना है, और उसका पावर भी जो कैलकुलेट करनी है वो भी। ऐसे ही इधर डेल्टा में VL इक्वल्स टू VPH होता है और IL इक्वल्स टू √3 IPH होता है ना, फेज करंट का √3 टाइम्स होता है IL हमारा, और यहाँ पे पावर जो है हमारी √3 VL IL होगी दोनों की, सही है। तो इसको थोड़ा सा 3 फेज पे थोड़ा ज्यादा सा अगर इसको देखें, मेरी राय है। बाकी आप लोग अगर किसी का ट्रांसफॉर्मर बहुत अच्छा है तो ठीक है, ट्रांसफॉर्मर पहले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले 3 फेज और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर, और जरूर इसके न्यूमेरिकल, क्योंकि अगर इसका न्यूमेरिकल आ गया ट्रांसफॉर्मर का तो समझ लो पूरे के पूरे पक्के मार्क्स हैं, और बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम भी कम वेस्ट होगा, मार्क्स भी पूरे के पूरे मिल जाएंगे ट्रांसफॉर्मर वाले से, सही। चलो, तो इसके बाद आता है हमारे पास यूनिट 5। यूनिट 5 में हमारे पास 2 चीजें हैं, है ना, एक तो KVL KCL है, और फिर नेटवर्क थ्योरम्स है हमारे पास, है ना, DC नेटवर्क है, इसमें स्टार डेल्टा भी तो होगा, हाँ सॉरी, स्टार डेल्टा है और फिर नेटवर्क है। तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन का अगर हम देखें यहाँ पे, जो इसमें सिंपल डेफिनेशन जो आती है, तो डेफिनेशन स्टार डेल्टा में से नहीं आती, डेफिनेशन किसकी आएगी, KVL KCL के स्टेटमेंट, इसी में से आएगा। ये दोनों के स्टेटमेंट तो जरूर याद कर लेना, रट्टा मार लो, घोल के भेजो, जो करना कर लो, लेकिन अगर ये आ जाए इसको छोड़ के मत आना, और ये आएगा जरूर, सही है। देखो यहाँ पे KCL KVL, यहाँ पे KVL के न्यूमेरिकल, यहाँ पे KCL KVL, यहाँ पे KCL KVL, यहाँ पे KVL के न्यूमेरिकल। तो KCL KVL में से हर बार आता ही आता है, और जनरली 5-6 मार्क्स का आ जाता है। जैसे ये 4 मार्क्स का है, तो ये डेफिनेशन जो है 4 मार्क्स की है KCL KVL की, सिर्फ कुछ नहीं, इसमें स्टेटमेंट ही पूछा है इसमें कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ KCL एंड KVL, और देखो हर बार पूछा है, हर एग्जाम में KCL KVL का स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है। तो ये 4 मार्क्स तो आपके पक्के आने ही है अगर आपने KCL KVL तैयार कर रखा है तो, ठीक है। और या फिर उसमें क्या पूछ लेता है, नेटवर्क्स जो हमारे पास है ना, एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड लम्प्ड, है ना, यूनिलेटरल बाइलेटरल, उसमें से कोई 2 मतलब किसी एक टाइप की वो पूछ लेगा डेफिनेशन, तो वो बता देना हम लोग को। फिर हमारे पास एनर्जी सोर्सेज का क्या है, जो आइडियल और प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्सेज थे, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, उसके बारे में 4 लाइन लिखनी है, 4 या 2 ही लाइन होगी मेरे ख्याल से, और वो जो उसका ग्राफ है वो जरूर बनाना है, प्रैक्टिकल और आइडियल में क्या फर्क होता है, सही है। तो डेफिनेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर बचा आपके 6 मार्क वाला, इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल आता है। इसमें देखो यहाँ पे KVL के ऊपर न्यूमेरिकल आया हुआ है, यहाँ पे स्टार डेल्टा का डेरिवेशन इसने पूछ लिया, जो स्टार से डेल्टा से जो स्टार में कन्वर्ट करते हैं वही डेरिवेशन था। डेरिवेशन हमेशा डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करने का ही आएगा, जैसे मैंने बताया था। और अगर बाई चांस उल्टा आ जाए, ठीक है, स्टार से डेल्टा में डेरिवेशन करने को अगर आ रहा है
तो फिर वो ज्यादा मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। पर नॉर्मली इनमें सब में हमारा डेल्टा टू स्टार का ही मैंने देखा जो पुराने पेपर्स में, डेल्टा टू स्टार का डेरिवेशन, क्योंकि वही बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी सोर्सेज इन्होंने इसने पूछ लिया और यहाँ पे स्टार डेल्टा का डेरिवेशन आ गया। उसके बाद यहाँ पे केवीएल का न्यूमेरिकल आ गया 6 मार्क्स में, सही। तो एनर्जी सोर्सेज से डेफिनेशन आ जाती है, तो केवीएल में से न्यूमेरिकल आया था, स्टार डेल्टा का यहाँ डेरिवेशन हो गया। फिर यहाँ पे स्टार डेल्टा का न्यूमेरिकल आ गया 6 मार्क्स में। ये जो 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल है यहाँ पे, हाँ, ये तो ठीक ठाक आएगा, मतलब इसमें कन्वर्ट करने का। कभी ऐसा होता है कि स्टार डेल्टा का न्यूमेरिकल, अच्छा एक मिनट, हाँ सही है, स्टार डेल्टा का न्यूमेरिकल वैसे नहीं आया ना। तो स्टार डेल्टा का न्यूमेरिकल अक्सर करके ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल ही हलवा वाला, जिसमें तीनों रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। अगर स्टार या डेल्टा में किसी में भी तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो उसको कन्वर्ट करने में कोई मुश्किल बात है? अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो या तो हमें 3 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो डिपेंड करता है किससे किस में कन्वर्ट कराना है। अगर डेल्टा से स्टार में जा रहा है तो 3 से डिवाइड होगा, और स्टार से डेल्टा में जा रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, सही है। अगर बड़ा हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, छोटा हो तो डिवाइड हो रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो वही न्यूमेरिकल यहाँ पर आ जाता है। फिर केवीएल या केसीएल के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। केएक्सएल में ऐसे लिखा है केवीएल या केसीएल दोनों, मतलब एक डीसी सर्किट दिया होगा, उसको केवीएल केसीएल दोनों लगा के हमें सॉल्व करना होगा, पता करना होगा भाई कहाँ पे कितनी करंट आ रही है, सही है। या फिर हमारे पास नेटवर्क की डेफिनेशन आ जाती है 6 मार्क्स में, ठीक है। नेटवर्क में से कोई वो नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल तो क्या ही होगा, तो वो नेटवर्क की डेफिनेशन है, कभी कभी वो सारे नेटवर्क को पूछ लेगा, दो टाइप के नेटवर्क पूछ लेगा, वो आ जाता है। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट है जो 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ज्यादातर नेटवर्क थ्योरम में से आता है, थेवेनिन और सुपरपोजिशन, सही है। जैसे यहाँ पे इनने स्टार डेल्टा का न्यूमेरिकल पूछा है, तो ये पूरा 8 नंबर का ये बड़ा वाला है, और ये जो स्टार 6 मार्क्स में है ये छोटा वाला न्यूमेरिकल है, वही 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, सही है। यहाँ पे इसमें थेवेनिन थ्योरम में से आया न्यूमेरिकल, यहाँ पे सुपरपोजिशन में से आया, यहाँ पे फिर स्टार डेल्टा का डेरिवेशन पूछ लिया इसने यहाँ पे। इसके अलावा फिर यहाँ पे सुपरपोजिशन में से है, और फिर यहाँ थेवेनिन में। तो अगर ये देखा जाए तो लगभग बराबर बराबर चल रहा है थेवेनिन सुपरपोजिशन का। इसमें मुझे सुपरपोजिशन थोड़ी सी आसान लगती है, लेकिन आप लोग को जो आसान लगे। मेरी राय तो है कि दोनों नेटवर्क थ्योरम तुम लोग पढ़ के जाओ, क्योंकि हर बार देखो इसमें भी अगर पढ़ के आते हैं, यहाँ पे भी 8 मार्क्स का हुआ है, यहाँ पे भी 8 मार्क्स का हुआ है, यहाँ पे भी 8 मार्क्स का हुआ है। 8-8 मार्क्स के पूरे पूरे जो क्वेश्चन है वो थेवेनिन और सुपरपोजिशन में से ज्यादा आते हैं, ठीक है। नहीं भी हो, जैसे अब यहाँ पे एनर्जी सोर्सेज केवीएल और स्टार डेल्टा, सुपरपोजिशन के बिना ही, मतलब नेटवर्क थ्योरम के बिना ही तुम्हारा काम चल जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे तो मजबूरी होगी, दोनों में ही हमारे पास नेटवर्क थ्योरम है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे बिना नेटवर्क थ्योरम के भी आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली होता है कि एक में सुपरपोजिशन और एक में थेवेनिन पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो एटलीस्ट एक थ्योरम तो अच्छे से पढ़ के जाने ही कम से कम, जिससे कि ऑप्शन रहे जैसा भी है, वरना दोनों पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है यहाँ पे केवीएल और केसीएल, ये जरूर पढ़ते हैं, और दूसरा पे स्टार डेल्टा, ठीक है, क्योंकि इससे इन दोनों से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। यहाँ पे देखो स्टार डेल्टा का यहाँ पे न्यूमेरिकल है, स्टार डेल्टा का यहाँ पे 8 मार्क्स का है, यहाँ पे 8 मार्क्स का है, स्टार डेल्टा का डेरिवेशन ही आ गया पूरा 8 मार्क्स का, और एनर्जी सोर्सेज केवीएल। तो केवीएल और स्टार डेल्टा ये दोनों मिलके लगभग आपको 14 मार्क्स के अराउंड दिला देंगे, सही है। उसके बाद जो 8 मार्क्स हैं अब ये लक के ऊपर है, हो सकता है कि थ्योरम में से आ जाए, हो सकता है कि ये भी इसी में से आ जाए, डेरिवेशन या न्यूमेरिकल कुछ भी आ जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा, सही है। तो जब ये दोनों हो जाएं उसके बाद आप थ्योरम्स पढ़ लिए, नेटवर्क थ्योरम, सही है, क्लियर है। चलो फिर हमारी लास्ट यूनिट आती है 6 यूनिट। 6 यूनिट में ज्यादातर सब थ्योरी है, देखा ही होगा तुम लोगों ने, ठीक है। बहुत ज्यादा इसका सिलेबस भी नहीं है, तो इसमें जो डेफिनेशन ज्यादा आती है, डेफिनेशन इसके वेराइटीज है इनके पास डेफिनेशन की। तो उसमें से क्या है, लेडेसेट की कंडीशन, इसमें डेफिनेशन जो है वो नहीं, इसमें डेफिनेशन ज्यादा नहीं है, सॉरी, डेफिनेशन तो इसमें बस 2 ही है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की। उसके अलावा क्या आता है इसमें बैटरी के एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब आ जाते हैं, कंपैरिजन वगैरह। तो ये जैसे लेड एसिड, और खास उसमें लेड एसिड बैटरी का ज्यादा पूछते हैं। अब हो सकता है कि लिथियम आयन का पूछने लगे, कि अब ज्यादातर लिथियम आयन ही चल रही है, लेकिन यहाँ मेंटेनेंस है, एप्लीकेशन है, कंपैरिजन, बैटरीज का कंपैरिजन, ये सब है। फिर आरटीसी है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसकी डेफिनेशन, या रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, या रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कि अगर आपने छोटी छोटी डेफिनेशन है, एक बार तुम पढ़ोगे, अच्छा ये सब है आप बना के भी लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग कंडीशन है लेड एसिड की, एक बार तुम पढ़ोगे, नहीं भी याद होगा, तुम अपने खुद भी समझदार हो कि बैटरी को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, या बैटरी के मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें हैं, कि सफाई तरीके से होनी चाहिए, उसके रस्टिंग हटा देनी चाहिए, पानी उसमें चेक कर देना रहना चाहिए, और बहुत जितनी सारी चीजें होती हैं वो सारी हम लोग करते रहे, तो वो मेंटेनेंस का है ना। एप्लीकेशन कहाँ का होता है आप लोग को पता ही है ना। बाकी नहीं पता है तो जाके पिछले वाली वीडियो देख लो, यूनिट 6 की है, उसमें मैंने सारा बताया, एप्लीकेशन, मेंटेनेंस, कंपैरिजन क्या क्या है, सब कुछ, सही है। उसका रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी वहां पर मैंने लिखी है एक छोटी सी, सही है। तो ये 3 मार्क्स का हो गया। उसके बाद बचा ये, तो इसमें 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इसमें अक्सर वो पूरी बैटरी के कंस्ट्रक्शन पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे इसने लिथियम आयन का पूछा है, फिर इसने लिथियम आयन का पूछा है, और यहाँ पे इसने बैटरी का कंपैरिजन पूछा,
तो कंपैरिजन याद करना थोड़ा सा ज्यादा आसान है। मैंने यूनिट 6 में लिथियम आयन बैटरी का कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा है, ठीक है, वन शॉट वीडियो में, लेकिन नोट्स में है। तो अगर आपको पढ़ना हो नोट्स में से आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद नहीं आएगी। अब भी मुझे ये लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लिथियम आयन से ज्यादा लेड एसिड इंपॉर्टेंट है। भी देखो, लेड एसिड यहाँ पर भी है और लेड एसिड यहाँ पर भी है। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लेड एसिड के हैं, उसके बाद आरटीसी के ऊपर न्यूमेरिकल है, फिर यहाँ पे लेड एसिड बैटरी है, आरटीसी का है, फिर एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल है। एनर्जी कैलकुलेशन के जो घरों में मीटर लगा होता है उसकी एनर्जी का कैलकुलेशन और उससे बिल निकालने वाला, ये क्वेश्चन पिछले 2 पेपर में अच्छे खासे आए हैं, सही है। और देखो यहाँ पे भी एनर्जी का न्यूमेरिकल है और यहाँ पे भी एनर्जी का न्यूमेरिकल है। ये मैं कल कराऊंगा, एक मैंने उसमें भी कराया है पिछली वाली वीडियो में। बाकी ये दोनों जो आए हुए हैं न्यूमेरिकल पेपर में, ये कल हम लोग दूसरे उसमें जो सेशन लेंगे उसमें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लेड एसिड बैटरी का यहाँ पर है, देखो लेड एसिड बैटरी का यहाँ पे भी आरटीसी का डेरिवेशन इसने पूछा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, ये मेरे ख्याल से 5 लाइन का डेरिवेशन है बस। तो अगर 5 लाइन का डेरिवेशन आप लोग कर लेते हैं तो 6 मार्क्स आपके पक्के हैं। 5 लाइन 6 मार्क्स, 6 लाइन का लिख देना, चलो हर लाइन पे 1 मार्क दे देगा एग्जामिनर, सही है। उसके बाद लिथियम आयन बैटरी का फुल कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह वो इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है, सही है। तो दोनों ही चीजें, लिथियम आयन जनरली हमारे पास जैसे यहाँ 8 मार्क्स का है, यहाँ पे 6 मार्क्स का है, यहाँ पे 6 मार्क्स का है, लेकिन लेड एसिड जब भी आता है ज्यादा तो मतलब 8 से 10 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पे लेड एसिड ये भी ज्यादा है, यहाँ पे 3 मार्क्स का है, इसके बाद अच्छा यहाँ पे लेड एसिड कम है, ओके, और यहाँ पे लेड एसिड 3 ही मार्क्स का है और यहाँ पे भी नहीं है, मतलब बराबर ही चल रहा है इसका मतलब, सॉरी मुझे गलत याद था। तो लिथियम आयन, क्योंकि इस वक्त में लिथियम आयन का ही मतलब एडवांटेजेस भी लिथियम आयन के ज्यादा है, और अब देख ही रहे हो तुम लोग सब जगह लिथियम आयन बैटरीज यूज हो रही है, तो इसलिए अब जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा लिथियम आयन की तरफ बढ़ रहा है। तो वो भी तुम लोग देख सकते हो, मैंने कंपैरिजन तो किया है और लिथियम आयन बैटरी की एप्लीकेशन भी उसमें है। तो अगर सिंपल डेफिनेशन आती हो तो तुम लोग कर ही लोगे। बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह नोट्स में से देख लेना, या पिछली जो वीडियो है उसमें से भी सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास कि एक तो जो आरटीसी है, सबसे पहले अपना आरटीसी हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है, सही है, क्योंकि अगर उस पर न्यूमेरिकल आ गया तो भी, और अगर डेफिनेशन आता है तो है, डेफिनेशन ये सारी तो याद करनी ही करनी है। इसके अलावा फिर जो एनर्जी वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो पहले करने हैं, क्योंकि वो एक ही टाइप है, उसमें 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं हमारे एनर्जी में। या तो वो पंप का क्वेश्चन आएगा, वाटर पंप को उठाना है या गिरना है वहां से, हाइड्रो पावर में गिर रहा है, तो जनरली या तो पंप का क्वेश्चन आएगा, या फिर आएगा ये कि उसने अप्लायंसेज आपको दिए होंगे, घर में इतना इतना लोड है, आप बताओ कि महीने में कितना बिल आएगा, सही है। तो वो बहुत आसान सी चीज है, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है एनर्जी कंजम्पशन वाला। तो इसको सेकंड टाइम कर लेंगे, ये जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद जो टाइम बचे उसमें अपने आप लिथियम आयन बैटरी और लेड एसिड बैटरी, ठीक है, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन और रिएक्शन और इसका एप्लीकेशन, ठीक है। देखो एप्लीकेशन, मेंटेनेंस, ये सब तो कॉमन है, मेंटेनेंस भी कॉमन है, मेंटेनेंस बल्कि लिथियम आयन में मेंटेनेंस तो होता ही नहीं है, अपना चल रही है आराम से, ठीक है। लेकिन मतलब ये सब कॉमन चीजें तुम लोग बना के भी लिख सकते हो, बस इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा सा ठीक से पढ़ना पड़ेगा, सही। तो ये थी हमारी यूनिट 6। समझ में आया आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। तो ये एग्जाम स्ट्रेटेजी है, हर एक यूनिट के लिए मैंने अलग अलग लिख दिया है, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या करना है। और ये हमारी पेपर एनालिसिस है, ये तुम लोग देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन कितने में आ रहा है। हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो कुछ इसको एनालाइज करने में, गलती से मतलब है कि मैं इसको देख के मैं कुछ और बता रहा हूँ, आपको देख के कुछ और समझ में आ रहा है, मे बी यू मे बी मोर इंटेलिजेंट देन मी, इट्स वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये भी आपके सामने मैंने जितने बताया वो सही है ही, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों को ठीक लगता है उसे करिए, बस अच्छे से प्रिपेयर करिए और बैक नहीं लगनी चाहिए यार, बस देखो समझ लो। कुछ लोगों का तो बिल्कुल क्रिटिकल चांस चल रहा है कि अगर बीएडब्ल्यू में बैक लग गई तो वाईडी हो जाएगी, तो प्लीज ऐसा मत करना, सही है, अच्छे से तैयारी करके जाओ, पेपर निकल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अब से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।